जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित हूं अपने ज्योग्राफी के अगले क्रम को लेकर। दोस्तों, ज्योग्राफी के अगले पार्ट के तौर पे हम पार्ट 12 को लेकर आ रहे हैं आपके बीच में, भाग 12 को लेकर आ रहे हैं आपके बीच में। दोस्तों, मैं राकेश सर, आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे मैं इस वीडियो को, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, हम लोग दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र को पढ़ रहे हैं। और दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र में जो कुछ भी पठारी क्षेत्र बाकी है, उसमें मेरे हिसाब से दो ऐसे पठारी क्षेत्र हैं जिनका पढ़ना बेहद जरूरी है। खासकर प्रश्न के दृष्टि से एक ऐसा भी पठार है जो खनिज संपदा से लैस है। वहां खाद्यान्न उत्पादन भी होता है, वहां से नदियां भी निकलती हैं, वह शहरी और विकसित क्षेत्र भी है, तथा वहां के लोगों की जो आधुनिक परिवेश है वो भी देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक के पठार की। आपके सामने जो पिक्चर दिखाए गए हैं उसमें दो पठार का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, एक पठार जो है हमारा, ये जो पठार है इसे हम कहते हैं कर्नाटक का पठार। दोस्तों, ये भारत के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण पठार है और दक्षिण भारत में दक्षिण की तरफ इससे महत्वपूर्ण कोई पठार नहीं है। दूसरा हमारा पठार है रॉयल सीमा का पठार। दोस्तों, इसे हम ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि यह अपनी विशेषताओं को ज्यादा लिए बिना, इस पर प्रश्न ज्यादा पूछा गया है इस बात को लेकर कि रॉयल सीमा का पठार की भारत के किस क्षेत्र में है, या रॉयल सीमा का पठार भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो हमारा जो मुख्य हेडिंग है कर्नाटक का पठार और रॉयल सीमा का पठार। दोस्तों, मैं कर्नाटक के पठार को लेकर पहले आपसे पढ़ाऊं कि कर्नाटक का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। लगभग 1,89,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ यह पठार औसतन 800 मीटर की ऊंचाई लिया हुआ है। दोस्तों, इस पठार की विशेषता यह है कि यह पठार पर्वत श्रृंखलाओं से भी और मैदानी भागों से भी जुड़ा हुआ पठार है। दोस्तों, यदि इसके पश्चिम में हम बात करें तो पश्चिम में पश्चिमी घाट, जिससे सह्याद्री की पहाड़ियों की श्रृंखला इसे पश्चिम से घेरी हुई है। दोस्तों, उत्तर में बात करें तो इसका जुड़ाव जो है महाराष्ट्र के पठार के दक्षिण तक पहुंचता है। दोस्तों, अगर मैं इसके दक्षिण की बात करें तो दक्षिण इसकी पठार की नीलगिरी की जो पर्वत श्रृंखला है, नीलगिरी जो पर्वत है उस तक पहुंचती है, जबकि पूर्व में इसके क्षेत्रफल को रॉयल सीमा से सटे हुए क्षेत्रफल में जोड़ लेते हैं। हालांकि बीच में बहुत सारी नदियों ने इन दोनों पठारों को एक दूसरे से अलग कर देती हैं। तो दोस्तों, मैं इस पठार जो आप देख रहे हैं, इस पठार की बड़ी विशेषताओं को बताने का प्रयास करूं तो इस पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है कुद्रेमुख। और दोस्तों, कुद्रेमुख, जैसा कि आपको पश्चिमी घाट में भी पढ़ाया जाएगा, आपको बता दूं कि कर्नाटक में स्थित सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और दूसरी मुनालगिरी है जो कर्नाटक से लगा हुआ है। दोस्तों, जो कुद्रेमुख है वो कर्नाटक में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। और बाबा बुदन की पहाड़ी दोस्तों ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बाबा बुदन की पहाड़ी में स्थित कुद्रेमुख एक लौह अयस्क का बहुत विशाल भंडार है। भारत के लिए बहुत विशाल भंडार है लौह अयस्क के लिए, इसलिए बाबा बुदन की पहाड़ी को हम लौह अयस्क का भंडार कहते हैं। दूसरा मैं बता दूं दोस्तों कि बाबा बुदन की पहाड़ी पर सर्वप्रथम भारत में कॉफी बोया गया था। आप सबको मालूम होगा कि कॉफी उत्पादन में भारत का कर्नाटक राज्य सबसे अग्रणी प्रदेश है और यही कॉफी सर्वप्रथम कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ी पे ही बोया गया था। दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो बाबा बुदन की पहाड़ी एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है जो लौह अयस्क से लेकर खाद्यान्न उत्पादन के लिए भी काम में आती है।
दोस्तों इसी के पास में जो महत्वपूर्ण मैं बोल रहा हूं, कुद्रेमुख, यह एक चोटी है, जबकि इसी कर्नाटक के पठार में एक कोलार नामक खान है। दोस्तों एक तो ऊंचाई के दृष्टिकोण से कुद्रेमुख में बता दिया, एक कोलार नामक खान है कर्नाटक के पठार में, जो सोने के भंडार के लिए भारत में प्रसिद्ध है। दोस्तों एक तरह से बात किया जाए कि 95% से अधिक सोना हम कोलार के और कर्नाटक के पठार से ही निकालते हैं। तो दोस्तों हमारे देश के लिए यह एक तरह से सोने का मूल भंडार है, जो हम कह सकते हैं कि यहां से सोना का उत्पादन कर भारत के समस्त क्षेत्रों में विक्रय किया जाता है। दोस्तों अगर कर्नाटक के पठार से संबंधित अन्य खनिजों की बात किया जाए तो अन्य खनिजों में लोहा, जैसा कि बताया गया है, सोना आपको बताया गया है, तांबा कर्नाटक के पठार का एक महत्वपूर्ण खनिज है, बॉक्साइट और मैग्नीज, ये ऐसे प्रमुख और भी खनिज इसके साथ जुड़ते हैं, लेकिन इन बड़े बड़े खनिजों के नाम के बारे में आपको उल्लेख कर रहा हूं। अगर कोई पूछे कि हम कर्नाटक में स्थित या भारत के दक्षिणतम क्षेत्रों में स्थित किस पठार को भारत का छोटा नागपुर का पठार जैसा या फिर दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार के रूप में हम उसकी उपमा दे सकते हैं, तो वह कर्नाटक का पठार ही है। दोस्तों क्योंकि जैसे छोटा नागपुर के पठार में बहुत सारे खनिज संपदा मिलते हैं, वैसे ही हमें कर्नाटक के पठार में बहुत सारे खनिज संपदा मिलते हैं। दोस्तों अगर बहुलता की बात किया जाए, जैसे छोटे नागपुर के पठार में कोयला की मात्रा सबसे अधिक मिलती है, वैसे ही कर्नाटक के पठार में लोहा की मात्रा सबसे अधिक मिलती है। दोस्तों अगर हम कर्नाटक के पठार के क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों की बात करें तो इन नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती। दोस्तों शरावती नदी कर्नाटक में स्थित एक ऐसी नदी है जिस पर जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात को हम लोग गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं या महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं। दोस्तों ये जलप्रपात भारत के लिए बेहद खूबसूरत जलप्रपात है और यहां जल से विद्युत उत्पादन करने का कार्य आधुनिक तौर पर किया जाता है, यानी जलीय विद्युत के उत्पादन का कार्य इस जलप्रपात पे होता है। इसकी खूबसूरती इसके आसपास के क्षेत्रों को पर्यटन के क्षेत्र में तब्दील कर दिया है और भारी मात्रा में पर्यटक यहां इसकी खूबसूरती को देखने पहुंचते हैं। तो दोस्तों जोग जलप्रपात एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है, वो भी कर्नाटक के पठार से ही संबंधित है और वो शरावती नदी से संबंध रखता है। दोस्तों मैं इसमें उत्पादन होने वाले प्रमुख या उत्पादित होने वाले प्रमुख खाद्यान्नों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो हम लिख पाए हैं, ज्वार इसका सबसे प्रमुख खाद्यान्नों में शामिल है, कपास यहां उत्पादित होता है, चावल उत्पादित होता है, गन्ना होता है, मूंगफली, नारियल और कॉफी, जैसा कि आपको बताया गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि कर्नाटक का पठार आग्नेय तथा बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित पठार है, जिसमें बेसाल्ट चट्टानों की बड़ी भूमिका है, जबकि आग्नेय चट्टानों की ग्रेनाइट से संबंधित चट्टानों की ज्यादा बड़ी भूमिका है। दोस्तों यह कर्नाटक का पठार काली मिट्टी का पठार है। मतलब हम बात करें आपसे कि जैसे महाराष्ट्र के पठार को भी काली मिट्टी से जोड़कर देखा गया था, वैसे ही हम कर्नाटक के पठार को भी काली मिट्टी से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों इसकी बड़ी बड़ी विशेषताओं में इस प्रकार की विशेषताएं इसकी ऐसी थी जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न पूछे जाने के आसार नजर आते हैं। दोस्तों एक बार और मैं बता दूं कि इसका पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी घाट से संबंधित है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र नीलगिरी की पहाड़ी संबंधित है। इसका पूर्वी क्षेत्र और रायलसीमा के बीच से बहुत सारी नदियां निकलती हैं जो दोनों के बीच में विभाजित करती हैं, जबकि इसका उत्तरी क्षेत्र महाराष्ट्र के पठार को छूता है। तो दोस्तों ये था आपका कर्नाटक के पठार। अब हम बात करते हैं रॉयल सीमा के पठार के बारे में। रॉयल सीमा का पठार पहले तेलंगाना का मुख्य भूभाग था। इस क्षेत्र के लोग तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। 2014 में यह मांग उनकी पूरी हुई और यह तेलंगाना जो राज्य है वो उसका अधिकांश भूभाग रॉयल सीमा के पठार पर बसा हुआ है। रॉयल सीमा का पठार भारत का एक तटीय पठार है, लेकिन
तटीय पठार होने के साथ यह अविकसित या अर्धविकसित पठार है दोस्तों। इसको हम लोग दक्षिण में अविकसित तथा अर्धविकसित पठार के रूप में जानते हैं। दोस्तों रायलसीमा का पठार पूर्वी घाट से संबंधित पठार है। जैसे कर्नाटक का पठार पश्चिमी घाट से संबंधित है, वैसे रायलसीमा का पठार पूर्वी घाट से संबंधित है। इसका जो राज्य क्षेत्रीय विस्तार है वह तेलंगाना में सबसे अधिक है, आंध्र प्रदेश में है और कर्नाटक में है दोस्तों। लेकिन सामान्य तौर पर इसे अधिकतम इसका भूभाग तेलंगाना के क्षेत्रों में काउंट किया जाता है, जबकि उसका दक्षिणी भूभाग आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में काउंट किया जाता है। दोस्तों आगे के वीडियो हम जब भी बनाएंगे तो दक्षिण भारत से संबंधित अब पर्वतों की तरफ बढ़ेंगे हम, कि दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत और पहाड़ियां ऐसी हैं जो सामान्य तौर पर प्रश्न पूछे जाने से संबंध रखती हैं। तो दोस्तों आपको किसी प्रकार से कोई समस्या हो तो हमें निश्चित तौर पर कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो खुद भी देखकर लाभ उठाइएगा। दोस्तों आगे की वीडियो आपके बीच में जल्दी ही आती रहेंगी। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।